नए बच्चों, ठीक है, ये आपने पश्चात कर्म भी कर दिया। अब उनने बोला कि गॉस पीस पे तिलक मधु सर्पिल के ऊपर बीटाडीन लिख लो। बीटाडीन से अपन ने गॉस पीस भी रख दिया, पट्टी भी बांध दी। लेकिन पट्टी बांधने के भी कुछ नियम होते हैं। अब पट्टी कैसे बांधना है, कितने दिन में खोलना है, एक बार बांध के उसको वापस कब बुलाना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए भी सुश्रुत जी ने बहुत अच्छे से बताया कि ऋतु के अनुसार काम करना सीखिए। हेमंत, शिशिर और वसंत, तीनों ऋतुओं में क्या कॉमन है, तो बताएगा। हेमंत में, शिशिर में और वसंत में, तीनों ऋतुओं में क्या कॉमन है। सबने पढ़ा है ना ऋतुचर्या। वेरी गुड। ठंड या शीतता, तीनों ही ऋतुएं जो है वो शीत या ठंड के कॉमन है। हेमंत में भी ठंड होती है, शिशिर में भी ठंड बढ़ती है, और बसंत में कफ का प्रकोप होने से ठंड रहती है। अब ठंड के सीजन में ज्यादा पकता है व्रण या गर्मी में, ये बताओ। व्रण के या किसी चीज के पकने के चांसेस ज्यादा कब रहते हैं? ऑब्वियसली गर्मी में। इसलिए अपन गर्मी में सुबह का खाना शाम को नहीं खाते, और ठंड में एक बार रिस्क ले लेते हैं क्योंकि उसमें इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं होता। तो इनका कहना यह है कि हेमंत, शिशिर, वसंत तीनों शीत हैं, इस कारण इसमें तीसरे दिन व्रण की पट्टी खोलना है। मतलब आज अगर आपने बांधी तो कल परसों छोड़ के उसको तीसरे दिन बुलाना है पट्टी बदलने पे। क्यों? क्योंकि ठंड का समय है तो इतने जल्दी व्रण का पाक नहीं होगा। आप 2 दिन छोड़ सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीसरे दिन बुला के पट्टी बदलना है। लेकिन वही चीज अगर ग्रीष्म और वर्षा में हुई और शरद में हुई, तो ग्रीष्म में गर्मी, वर्षा में गर्मी जाती उमस रहती है, शरद में पित्त का प्रकोप है। यहाँ पे गर्माहट ज्यादा है, इसलिए अपन उसको दूसरे ही दिन बुला ले रहे हैं। दूसरे मतलब आज पट्टी बांधी, कल छोड़ के परसों आ जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पे पकने के चांसेस ज्यादा है। आई बात समझ में? लॉजिक क्लियर है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद हॉट या गर्म गर्म माहौल वाली है, इसलिए वहां पे दूसरे दिन बुला रहे। हेमंत, शिशिर, बसंत तीसरे दिन बुला रहे, है ना। तो इसको भी समझने के लिए मैंने ये बताया। याद कैसे करोगे? याद करने की ट्रिक ये है कि हेमंत, शिशिर, बसंत को लिखो हे शिव, हे शिव। अब हे शिव का नाम आया है, यहाँ पे लिखो हे शिव। तो हे शिव अपनी तीसरी आंख खोलो। अपन क्या बोलते हैं शिव जी को? तीसरी आंख खोलो, क्योंकि तीसरी आंख शिव जी के पास ही है और किसी के पास नहीं। तो हे शिव तीसरी आंख खोलो, मतलब हेमंत, शिशिर और वसंत तीनों में पट्टी कब बदलना है? हे शिव तीसरी आंख मतलब तीसरे दिन। बचा दूसरा, याद ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि अपने आप याद हो जाएगा ना, दो ही चीज तो है। एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है, याद करने की जरूरत ही नहीं। तो ऑब्वियसली अब बचा वाला 3 ऋतु जो है उसमें दूसरे ही दिन होगी ना, और कुछ तो हो नहीं जाएगा। ऐसे याद करके ऐसे पढ़ना है, रटने में टाइम खराब नहीं करना। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, हे शिव अपनी तीसरी आंख खोलो, मतलब हेमंत, शिशिर, वसंत में तीसरे दिन खोलना है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद बची तो उसमें दूसरे दिन खोलना है। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आप आंसर दीजिएगा कि वसंत ऋतु में व्रण की पट्टी कितने दिन बाद खोलनी चाहिए? क्या आंसर लगाओगे? ओके। नए लोग, नए बच्चों के आंसर नहीं आ रहे। वर्षा 2 दिन बाद, ओके।
और बाकी आदिल, बबीता, बीच में सो जाते हैं बच्चे। है ना, तो आंसर क्या लगाएंगे आप, 2 दिन बाद। तो ये कंफ्यूजन होता है, अपन देखते पढ़ के जाते हैं कि हे शिव अपनी तीसरी आंख खोलो, तो एक्साइटमेंट में इतने जल्दी आंसर 3 दिखता है कि और कुछ आपको दिखता ही नहीं है। पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भूल जाते हैं आप लोग। वो ये पूछता है कि कितने दिन बाद बदलनी है, तो पहला ऑप्शन देता है 3 दिन बाद, और सब वही लगा देते हैं क्योंकि शिव जी की तीसरी आंख थी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसने कितने दिन बाद पूछा। तो कितने दिन बाद मतलब तीसरे दिन है, तो कितने दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद। ऐसे ही ग्रीष्म वर्षा शरद में दूसरे दिन है, तो कितने दिन बाद बोलना पड़ेगा पट्टी। 1 दिन बाद। तो इस तरीके से आंख को खुली भी रखना है थोड़ी सी, है ना, ट्रिक्स तो हैं, और आंख को खुली रख के पढ़ना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि आपने क्या करा, पोस्ट ऑपरेटिव में गॉस पीस रख दिया, पट्टी बदलना भी सीख गए, पट्टी बांध दी। लेकिन अब उसको पेन होगा ना, पेन किलर कहाँ से दोगे, एंटीबायोटिक पेन किलर तो थी नहीं अपने पास। तो सुश्रुत जी ने क्या बोला कि शस्त्र निपात जन्य व्रण पीड़ा हरियो, मतलब शस्त्र चलाने के कारण जो पीड़ा होती है, या जो व्रण बनता है उसकी जो पीड़ा होती है, उसको हरने का सबसे अच्छा योग क्या है, मुलेठी के चूर्ण से युक्त कोष्ण घृत। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ उसको। मुलेठी के चूर्ण से सिद्ध कोष्ण घृत के द्वारा सेचन करना चाहिए, वहां पे तो शांत हो जाती है पीड़ा, है ना। और मुलेठी का ही पर्याय एक और है, क्या है, बहुत फेमस, पर्याय से भी पूछ लेता है कभी। वेरी गुड, यष्टि मधु। तो यष्टि साधित घृत भी दे देगा ऑप्शन में, है ना। यष्टि साधित कोष्ण घृत ऑप्शन में देगा, तो वो भी आपको लगाना। तो ये अच्छे से याद रखेंगे कि शस्त्र निपात जन व्रण पीड़ा हरियो कौन सा है, मुलेठी साधित कोष्ण घृत। ये अपना पेन किलर हो गया, पट्टी आपने बांध ली। बॉस फीस में बीटाडीन क्या लगाया, तिलकल प्लस मधुसर्पी, है ना। अब यही सेम योग और कहीं भी आता है, मुलेठी सिद्ध कोष्ण घृत शस्त्र निपातजन्य पीड़ा में तो देते ही देते हैं, उसके साथ साथ सद्यो भग्न में भी प्रयुक्त किया है वाग्भट ने, उसको स्टार ला के लिखो, उसी के नीचे एरो करके, कि ऑल्सो यूज्ड इन सद्यो भग्न बाय वाग्भट। वाग्भट जी ने इसको सद्यो भग्न में भी यूज करने का बताया है, क्योंकि सद्यो भग्न में भी बहुत ज्यादा पीड़ा होती है अचानक से, है ना, वहां भी यूज हो सकता है। आप भी इसको कहीं बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपने आयुर्वेद में पेन किलर्स का बहुत इशू है, और इजी से बन जाएगा, कुछ करना नहीं है। आप लोग प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ यूज हो गया, सत्यो भग्न और यष्टि सिद्धगृत, शस्त्र निपातजन दोनों में यूज होता है। उसके बाद की हेडिंग आती है यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंत्र और शस्त्र आप सबने पढ़े होंगे, है ना। तो सबसे पहली स्टार्टिंग में वो लिख रहा है कि प्रधान यंत्र क्या है और प्रधानतम यंत्र क्या है। अब प्रधान यंत्र में उनने लिख दिया हाथ, वो मिसप्रिंट है, तो सही करो सबसे पहले, क्योंकि श्लोक पढ़ो अंदर जो लिखा है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में श्लोक क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है हस्तमेव प्रधान तमम यंत्र, तमम बोल रहा है, और यहाँ क्या बोल दिया उसने, प्रधान। तो प्रधान और प्रधानतम में फर्क होता है। प्रधान मतलब गुड, प्रधानतम मतलब बेस्ट, एक गुड है एक बेस्ट है। तो मेरे को एक बात समझाइए थोड़ी सी, कि कोई भी यंत्र हो बहुत अच्छा हो, नो डाउट उससे अच्छा कोई है ही नहीं,
अगर वो यंत्र आपके सामने पड़ा हो और एक तरफ आपका हाथ हो, तो कितना ही अच्छा यंत्र हो, अगर आपके पास आपका हाथ नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हो क्या? कितना ही अच्छा हो, बहुत अच्छा है बिल्कुल, कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आपका हाथ अगर नहीं है तो आप उसको यूज कैसे करोगे? तो उस यंत्र में और अपने हाथ में ज्यादा बड़ा या प्रधानतम कौन सा हुआ, ये बताओ। ऑब्वियसली हाथ हुआ ना। प्रधानतम मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है। तो बेस्ट चीज तो ये है कि हाथ है आपका, वही नहीं होगा तो यूज क्या करोगे? बाकी कोई भी यंत्र बहुत अच्छा भी हुआ तो। इसीलिए हमेशा अच्छे से याद रखना कि प्रधानतम में हमेशा हस्त लगेगा, क्योंकि तम मतलब बेस्ट, और बेस्ट चीज क्या है? हाथ, क्योंकि उसके बिना कोई भी यंत्र किसी काम का नहीं। हाँ, उसके बाद फिर प्रधान यंत्र पूछे अगर, प्रधान यंत्र, तो प्रधान यंत्र में आता है कंक मुख। लिख लो, प्रधान यंत्र के ऊपर लिखो कंक मुख। कंक मुख यंत्र जो होता है वो प्रधान माना गया है, लेकिन प्रधानतम हमेशा क्या रहेगा? हाथ। लिख लिया आप लोगों ने कंक मुख? तो कंक मुख जो है वो प्रधान हो गया। अब हाथ तो है ही सबसे प्रधानतम, तो याद करने की जरूरत नहीं है। जो कोरिलेशन अपन ने बैठाला है कि हाथ के बिना कोई भी चीज किसी यूज की नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रधानतम में हाथ ही आएगा। उसके बाद यंत्र की संख्याएं आती हैं, संख्याओं में कुछ उसमें मत मतांतर रहते हैं। जैसे सुश्रुत जी का सबसे प्रधान माना जाता है क्योंकि शल्य का विषय, तो सुश्रुत ने संख्या मानी 101, 101 संख्या सुश्रुत की। अष्टांग हृदय की लिखी है 116, 106 होगा तो काट लेना, 116। एक होते हैं संग्रह जी, तो संग्रह जी की संख्या होती है असंख्य। उनने बोले हैं कि यंत्र असंख्य होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज यंत्र के फॉर्म में यूज हो सकती है, ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं। यंत्र बेसिकली क्या है, यंत्र क्या है और शस्त्र क्या है, कोई समझाएगा मेरे को एक लाइन में? शस्त्र को निकालने के लिए नहीं, शल्य को निकालने के लिए। शस्त्र को कैसे निकालो? शल्य जो अंदर पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए जो भी चीज यूज होती है वो यंत्र है ना? फिर शस्त्र क्या है? शस्त्र, शस्त्र का यूज भी तो निकालने के लिए होता है। बताइए कोई। अरे शस्त्र मतलब क्या होता है कि जो किसी ऑपरेशन के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किए हुए चीजें रहती है ना, वो शस्त्र होता है। चाकू से काटना है, फोर्सेप्स से काटना है, तो सॉरी, या ऐसे मुचुंडी शस्त्र हो गया या बडिश शस्त्र हो गया, जो इन्हीं चीजों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है, तो मेन ऑपरेटिव प्रोसीजर जो करेंगे वो शस्त्र है। यंत्र क्या होते हैं? सहायक उपकरण होते हैं। जैसे आपका हाथ, हाथ पकड़ के आप निकालते हो ना शस्त्र से, तो जो भी सहायता करता है उस ऑपरेशन में उसको यंत्र बोलेंगे। इसलिए संग्रह जी ने क्या बोला कि यंत्र तो असंख्य हो सकते हैं। भाई हाथ से लेके एक चाबी तक भी आप यंत्र तक यूज कर सकते हो, क्योंकि उसका भी अपना यूज है।
तो संग्रह जी ने असंख्य बोल दिया, हृदय जी ने 116 बोल दिया, सुश्रुत जी ने 101 बोल दिया। स्पेशलिस्ट कौन थे सर्जरी के? सुश्रुत, उनने 101 बोले, कंसाइज कर दिया। हृदय जी बोले नहीं, आज के समय में हमारे समय और ज्यादा यंत्र हो गए हैं, तो उनने 116 कर दिए। और संग्रह से संख्या, ऐसा याद रख, स से संग्रह, स से संख्या, मतलब संग्रह जी ने असंख्य माने। संख्या क्लियर है? संख्या आपको याद करनी पड़ती, उसमें कोई टाला मटोली नहीं चलती। उसके बाद उसकी डेफिनेशन दी है, देखते हैं। तत्र मना शरीर बाध करणानी शल्यानी, ये सबको पता है। जो भी मन या शरीर को बाधा पहुंचाए उसको बोलते हैं शल्य। चाहे कोई भी शल्य या फॉरेन बॉडी समझो, फॉरेन बॉडी से अच्छा समझ में आएगा। तेषाम आहरण उपायो यंत्राणी, और उसको निकालने के जो भी उपाय करते हो आप लोग, या उसको निकालने के लिए जो भी चीजें का यूज करते हो, वो सब यंत्र में आ जाएगा, है ना। तो मन शरीर को बाधा पहुंचाने वाला शल्य, और उन्हीं शल्य को बाहर निकालने के उपकरण या उपाय जो है वो यंत्र, इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट टेबल आती है बड़ी, वो है यंत्रों के प्रकार। यंत्रों के प्रकार, अब संख्या अलग होता है, प्रकार अलग होता है। प्रकार मतलब होता है टाइप्स, कि कितने टाइप्स के टोटल आपके पास यंत्र हैं, तो आपने उसको डिवाइड किया कि एक एक शेप के जो थे वो उनको आपने एक एक ग्रुप में डाल दिए, ऐसे करके 6 ग्रुप्स बन गए आपके यंत्र के। लेकिन संख्या तो टोटल 101 ही है ना, ऐसा समझिए। संख्या और टाइप्स को एक में मत गिनिए। संख्या मतलब ओवरऑल आपके पास वो चीज कितनी है, और फिर वो ओवरऑल चीजों को आपने एक जैसा होने के कारण ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो वो ग्रुप्स जो है वो टाइप्स हो गए। तो यंत्र के प्रकार 6 और संख्या 101। 6 प्रकार कौन से? तो स्वस्तिक, संडंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। अब ये इंपॉर्टेंट है, कठिन भी, याद करना हर चीज, संख्या भी और उसका कोरिलेशन भी। संग्रह ने कितनी मानी, हृदय ने कितनी मानी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले देते हैं स्वस्तिक। अब ये जैसे स्वस्तिक, संडंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र, याद नहीं करना आपको कि यंत्र के प्रकार याद कर रहे 6 होते हैं, ऐसा नहीं करना, पीजी के हिसाब से पढ़ो। वो आपसे ये नहीं लिखवाएगा कि यंत्रों के प्रकार लिखो, सिर्फ आपको पहचानवाएगा। तो पहचान तो आप वैसे ही लोगे, स्वस्तिक, संडंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र क्या है? ऑब्वियसली यंत्र के प्रकार ही है ना। पढ़ते पढ़ते जब रिवीजन करते जाओगे ना आप, जैसे मैंने तरीका बताया, उसमें ये सब चीजें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, याद करने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ आप जो काम की चीज है वो पहचानिए। जैसे स्वस्तिक की संख्या क्या है, तो स्वस्तिक को 24 बोला सुश्रुत, संग्रह जी ने भी 24, दोनों ने 24 24 बोले इनकी संख्या। कैसे याद होगा? तो आप सबने स्वस्तिक बनाया है, बनाया है सबने? आता है ना बनाते? कई बार गलत बन जाता है। स्वस्तिक बनाते समय हमेशा बेसिक पॉइंट ये रहता है कि हमेशा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं सीधी, और एक उसी पे बीच से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, प्लस का साइन बनाते हैं ना। सबसे पहले एक प्लस का साइन बनता है, एक वर्टिकल लाइन और एक बीच से हॉरिजॉन्टल। तो ये स्वस्तिक का बेसिक हो गया, है ना। तो 2 लाइन स्टार्टिंग में बनाई आपने, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, प्लस के फॉर्म में। तो 2 मतलब 2 तो आ गया, और फिर चारों कोने से 4 अपन हॉरिजॉन्टल लाइन धीरे धीरे निकाल देते हैं, चारों कोने से, ऐसा ऐसा। तो कितनी हो गई? 2 पहले खींची और आखिरी में 4 कोने से 4 लाइन खींच दी, तो क्या संख्या होगी स्वस्तिक यंत्र? 24। हुई कि नहीं हुई? जैसे उसको डिजाइन करते हैं वैसे उसकी संख्या याद हो जाती है। कि स्वस्तिक बनाने में सबसे पहले अपन 2 लाइन बनाते हैं, एक प्लस की, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, और फिर उसके 4 कोने से 4 लाइन खींच देते हैं, तो स्वस्तिक बन जाता है। तो 2 और 4 24 हो गई संख्या।